दुनियादारी इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। ये बात दूसरे विश्व युद्ध के दौर की है। चीन के हर्बिन शहर का एक छोटा सा जिला था पिंगफान। 1938 वाले साल इस शहर में बड़ी अजीबोगरीब चीज हुई। क्या चीज हुई? बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने शहर में एक बड़ा सा कंपाउंड बनाया। लगभग 150 इमारतें, रेलवे की पटरियां, एयरफील्ड, पावर हाउस, लाश जलाने की भट्टी, जानवरों के लिए बाड़ा। ये कंपाउंड क्या समझिए कि शहर के भीतर एक छोटा सा शहर बसाया गया था। इस कंपाउंड के बाहर बोर्ड लगा था क्वांतंग आर्मी की पानी आपूर्ति और महामारी बचाव यूनिट। क्वांतंग आर्मी यानी साम्राज्यवादी जापान की सेना का सबसे विशाल धड़ा। उन दिनों चीन के मंचूरिया इलाके पर जापान का कब्जा था। ऐसे में जापानी सेना की चीन के शहर में मौजूदगी कोई सरप्राइज नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात कुछ और थी। क्या कि साफ पानी की आपूर्ति के लिए जो कंपाउंड बनाया गया उसके चारों तरफ किले नुमा दीवार बनाई गई। क्यों? और दीवार भी ऐसी वैसी नहीं, चारों तरफ खाई खुदी थी और किनारे किनारे हाई वोल्टेज वाली बिजली के तार लगे थे। ऐसा क्या हो रहा था पानी की आपूर्ति के नाम पर उस कंपाउंड के अंदर? इसका जवाब छिपा था कंपाउंड के भीतर बनी दो इमारतों में, ब्लॉक 7 और ब्लॉक 8। ये दोनों ब्लॉक सीक्रेटली बनाए गए थे। सीक्रेटली इसलिए ताकि इन दोनों इमारतों के भीतर जो होता है वो बाहर ना आने पाए। क्या होता था इनमें? ये इमारतें जापान की कुख्यात यूनिट 731 की प्रयोगशालाएं थी। यहाँ पर जैविक हथियार बनते और फिर इंसानों पर उनका परीक्षण होता। यूनिट 731 एंथ्रेक्स, हैजा, प्लेग जैसे जीवाणुओं का बड़े स्तर पर उत्पादन करती, फिर उनके असर का अंदाजा लगाने के लिए अपनी कैद में बंद लोगों को उन जीवाणुओं से संक्रमित करती। ऐसे ही इंसानी प्रयोगों के सहारे जापान की यूनिट 731 ने तैयार किए क्ले बॉम्ब। ये क्ले बॉम्ब क्या होते थे? इनके अंदर भरा होता था ऑक्सीजन और प्लेग ग्रसित पिस्सू। हर एक बम में करीब 30,000 प्लेग ग्रसित पिस्सू होते। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जापानी हवाई जहाज इन बमों को चीन के गांवों पर फेंक आते। वहां इन बमों में बंद संक्रमित पिस्सू न केवल महामारी फैलाते बल्कि पानी और जमीन भी संक्रमित करते। चीनियों को मारने के ऐसे और भी कई तरीके थे यूनिट 731 के पास। मसलन पिंगफान स्थित उनका वो कंपाउंड जहां करीब 30 लाख चूहे पाले गए थे। इन चूहों को प्लेगग्रस्त करके चीन के गांवों में छोड़ दिया जाता। लोगों को प्रेशर चैम्बर में भी कैद किया जाता। उन पर प्रयोग होते। कैसे प्रयोग? कि कितना प्रेशर देने से इंसान की आंख ढक्कन की तरह बाहर निकल आएगी। कोई बीमारी इंसान के अंगों पर कैसा असर करती, ये देखने के लिए पहले उन्हें संक्रमित किया जाता, फिर जीते जी उनके अंग निकाले जाते। कभी किसी अंग को शरीर में कहीं और जोड़कर देखा जाता कि ये काम कर रहा है या नहीं। कई बार महिला कैदियों के साथ बलात्कार करके उन्हें जबरन प्रेग्नेंट किया जाता। फिर उन महिलाओं को सिफिलिस जैसे यौन रोगों से संक्रमित किया जाता ताकि रिसर्च हो सके कि ऐसी बीमारियां मां से बच्चे में ट्रांसफर होती हैं या नहीं। यूनिट 731 के प्रयोगों ने लाखों निर्दोष चीनी नागरिकों को तड़पा तड़पा कर मारा। उनकी फैलाई महामारियों ने कई लोगों की जान ली। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी कई वर्षों तक ये बीमारियां चीन में लोगों की जान लेती रही। आप पूछेंगे आज ये इतिहास हम क्यों बांच रहे हैं? अब ना तो जापान पहले वाला जापान है, न चीन पहले वाला चीन। फिर क्यों बता रहे हैं ये हिस्ट्री? इसलिए बता रहे हैं कि यूनिट 731 और उसकी क्रूरताएं ये चीन और जापान की लंबी रंजिश का एक छोटा सा चैप्टर है। ये रंजिश इतनी गाढ़ी और क्रूर है कि आज भी ये दोनों देश दोस्ती नहीं कर पाते। इनकी आपसी दुश्मनी में हाल फिलहाल एक बड़ी घटना हुई है और उस घटना के कारण हो सकता है कि आने वाले दिनों में चीन और जापान के बीच वैसा ही कुछ हो जैसा 15 जून को लद्दाख में चीन और भारत के बीच हुआ था। क्या है हालिया घटना, इसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जापान का भूगोल समझ लीजिए। प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बसा जापान एक द्वीपीय देश है। करीब 6,852 द्वीप हैं यहाँ। इनमें से कुछ ही द्वीप हैं जहाँ आबादी रहती है। समझिए कि लगभग 430 द्वीप हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। इन 430 द्वीपों में सबसे प्रमुख हैं 5 आइलैंड या द्वीप। क्या नाम है इनके? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा। ये जो ओकिनावा द्वीप है वहां पर इशिगाकी नाम का एक शहर है। 22 जून को इशिगाकी सिटी काउंसिल ने कानून पास किया। इस कानून का संबंध है
राजधानी टोक्यो से करीब 1931 किलोमीटर दूर बसे एक निर्जन द्वीप से। इस द्वीप को जापान के लोग कहते हैं सेनकाकुस। 22 जून को पास बिल में जापान ने इस सेनकाकुस द्वीप के प्रशासनिक दर्जे में बदलाव कर दिया। इस बदलाव के कारण चीन और जापान के बीच टेंशन बढ़ गया, क्योंकि चीन ये कहता है कि ये सेनकाकुस द्वीप जापान का नहीं उसका है, और चीन के लोगों ने इस द्वीप का नाम भी अलग रखा है। वो इसे पुकारते हैं दियाओयू। तो जापानियों के लिए ये सेनकाकुस है, चीनियों के लिए ये दियाओयू। 1972 से ये द्वीप जापान के पास है, लेकिन इसके मालिकाना हक की लड़ाई चीन और जापान के इतिहास की तरह सैकड़ों बरस पुरानी है। कहाँ पड़ता है ये सेनकाकुस द्वीप? मानचित्र पर इसकी लोकेशन है ताइवान के पास। उसकी उत्तरी पूर्वी दिशा में सेनकाकुस समंदर के जिस हिस्से में पड़ता है उसको कहते हैं ईस्ट चाइना सी। ये जो ईस्ट चाइना सी है वो प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। चीन के पूर्व में होने के कारण इसका ये नाम पड़ा। आपने लोकेशन समझ ली। अब समझते हैं सेनकाकुस द्वीप समूह की अहमियत। इस द्वीप समूह में कुल 8 द्वीप हैं। इनका टोटल इलाका है करीब 7 स्क्वायर किलोमीटर का। कहने को इस पर कोई आबादी नहीं रहती, लेकिन सामरिक और व्यापारिक नजरिए से इसकी अहमियत है। वजह, एक तो ये प्रशांत महासागर के व्यस्त शिपिंग रूट में पड़ता है। दूसरा, दुनिया के सबसे संपन्न फिशिंग ग्राउंड्स में से ये एक है। फिशिंग ग्राउंड्स यानी पानी का वो इलाका जहां खूब सारी मछलियां पाई जाती हैं। सेनकाकुस की एक तीसरी अहम खासियत है यहाँ मौजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार। माना जाता है कि पूरे पूर्वी चाइना सी में कच्चे तेल और गैस का जितना भंडार है उसका अधिकतर हिस्सा ओकिनावा के आसपास के हिस्से में है। क्योंकि सेनकाकुस भी इसी हिस्से में है तो यहाँ भी कच्चे तेल और गैस का बड़ा भंडार होने का अनुमान है। आपने लोकेशन समझ ली, अहमियत समझ ली। अब बात करते हैं दावेदारी की। सबसे पहले जापान का दावा समझते हैं। जापानी दावे की टाइमलाइन करीब 125 साल पुरानी है। जापान के मुताबिक उसने 19वीं सदी में करीब 10 साल तक इस द्वीप का सर्वे किया और फिर 14 जनवरी 1895 को उसने यहाँ अपना झंडा गाड़ दिया। उस जमाने में ऐसा ही होता था, जिसने पहले झंडा गाड़ा जमीन उसकी। इस तरह से जापान ने इसे अपना संप्रभु हिस्सा बना लिया। फिर आता है 1945 का साल। इस बरस दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार होती है। हार के बाद 1945 से 1952 तक अमेरिकी सेना जापान का प्रशासनिक कामकाज संभालती है। 1951 में जापान और विश्व युद्ध के मित्र देशों के बीच सैन फ्रांसिस्को में एक संधि होती है। इस संधि की 2 खास बातें। पहली ये कि इसके बाद जापान और पश्चिमी देशों के बीच दोस्ताना ताल्लुक बहाल हुए, और दूसरी खास बात ये कि कई जापानी आइलैंड अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मित्र देशों के संरक्षण में चले गए। इन्हीं में से एक था ओकिनावा प्रांत, जिसके अंतर्गत आता है सेनकाकुस द्वीप। जापान का यह हिस्सा 1971 तक अमेरिकी संरक्षण में रहा। फिर 1971 में ओकिनावा रिवर्जन एग्रीमेंट हुआ। इसके तहत अमेरिका ने जापान को ओकिनावा लौटाया और तब सेनकाकुस भी ऑटोमेटिकली जापान के पास वापस आ गया, और तब से जापान का इस पर अधिकार है। यह था जापान की दावेदारी का इतिहास। अब बढ़ते हैं चीन के दावे की तरफ। बाकी सारे दावों की तरह चीन का यह दावा भी लॉन्ग टाइम अगो की तर्ज पर आगे बढ़ता है। चीन के मुताबिक प्राचीन काल में उसका ताइवान प्रांत इस द्वीप समूह का प्रबंधन देखता था। फिर 1895 में पहले साइनो जापान युद्ध में हार के बाद ताइवान चला गया जापान के पास, और ये ताइवान चीन के पास लौटा 1951 में, उसी ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के तहत, जिसके कारण जापान के हाथ से सेनकाकुस द्वीप समूह निकला था। चीन कहता है कि जब ताइवान उसके पास लौटा तो फिर कायदे से सेनकाकुस भी उसके पास लौटाना चाहिए था, और यही चाहिए था चीन के दावे का आधार है। ये वो आधार है जिस पर इतिहास में कभी अमल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका दोष पेइचिंग देता है चांग काई शेक को। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। आपको पता है ना, साल 1949 में माओ की कम्युनिस्ट फोर्स सत्ता में आई। उसने चीन का नाम रखा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और माओ के पहले चीन की सत्ता थी क्यूमिंतांग पार्टी के चांग काई शेक के पास। 1949 में चांग काई शेक भागकर चले गए ताइवान, और उन्होंने ताइवान का नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। हमने पहले भी दुनियादारी में आपको विस्तार से इसके बारे में बताया है। तो दुनिया में 2 चीन हो गए, दोनों ही खुद को असली बताते थे। पश्चिमी देशों ने चांग काई शेक के दावे को माना, यानी ताइवान वाले चीन को माना। अमेरिका ने भी 1949 से 1978 तक ताइवान उर्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ ही रिश्ते रखे। चीन कहता है कि चांग काई शेक अमेरिका के पिट्ठू थे, इसलिए उन्होंने 1971 के ओकिनावा रिवर्जन डील के समय सेनकाकुस द्वीप समूह जापान को दिए जाने का विरोध नहीं किया। चूंकि चीन बीते दौर का इतिहास फिर से लिखना चाहता है, सो वो चांग काई शेक के बहाने सेनकाकुस को भी हासिल करना चाहता है। ये दावा अपनी फितरत में वैसा ही है जैसे गलवान घाटी, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर चीन का दावा।
या फिर साउथ चाइना सी के विवादित द्वीपों पर उसका दावा। जापान कहता है कि चीन ने 70 के दशक में आकर सेनकाकुस पर दावा करना शुरू किया। कब? जब यह पता चला कि इस इलाके में कच्चे तेल और गैस का भंडार है। लोकेशन, अहमियत और दावेदारी के बाद आखिरी में समझते हैं कि यह विवाद गरमाया कब से। यह गरमाया करीब 8 साल पहले। हुआ यह कि जापान के कुछ कारोबारियों ने साल 1932 में सेनकाकुस द्वीप समूह के 3 द्वीप खरीद लिए थे। 2012 में जापान सरकार ने तीनों द्वीप वापस खरीद लिए। इस पर चीन में हंगामा हुआ, जापान विरोधी प्रदर्शन हुए, लोगों ने पेइचिंग स्थित जापानी दूतावास को भी घेरा। चीन ने सेनकाकुस द्वीप समूह के पास अपनी नौसेना की गश्ती भी बढ़ा दी। चीन नौसेना को भगाने के लिए जापान अपने फाइटर जेट्स भेजने लगा। फिर 2013 में चीन ने पूर्वी चाइना सी के आकाश में एक विशेष जोन बना दिया। इस जोन में सेनकाकुस भी आता था। चीन ने कहा कि इस हवाई क्षेत्र से गुजरने वाले हवाई जहाज़ों को पेइचिंग की परमिशन लेनी होगी। ये जापानी संप्रभुता के दावों का उल्लंघन करता था। उसने चीन की हरकतों का ज़ाहिरा तौर पर विरोध किया। जापान और चीन की ये लड़ाई अमेरिका की एंट्री से फिर और सीरियस हो गई। एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है जापान, न केवल व्यापारिक बल्कि सामरिक भी। और इस पार्टनरशिप का एक अहम चैप्टर है 1960 में जापान और अमेरिका के बीच हुआ सुरक्षा करार। इस करार के तहत अमेरिका ने योकोसुवा, कनागावा और ओकिनावा जैसे जापानी ठिकानों पर अपने सैन्य बेस बनाए और बदले में जापान को गारंटी मिली कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। इसी करार के कारण जब सेनकाकुस पर चीन की धमकियां बढ़ी तो अमेरिका बीच में कूदा। उसने कहा कि सेनकाकुस की सुरक्षा करना उसके द्विपक्षीय करार का हिस्सा है। अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जापान की तरफ से वो इस द्वीप की हिफाजत करेगा। यानी अगर चीन और जापान के बीच इस द्वीप को लेकर जंग छिड़ती है तो अमेरिका को भी इस लड़ाई में शामिल होना होगा। कथा कहानी हो गई। अब फिर से लौटते हैं 22 जून की घटना पर, जब इशिगाकी सिटी काउंसिल ने कानून पारित किया। चीन ने सेनकाकुस के एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव पर जापान को धमकाया। पिछले करीब 2 महीने से चीन के जहाज हर रोज सेनकाकुस के अगल बगल चक्कर लगाते मिले हैं। जापान इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। उसने कहा है कि वो चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है। जिस तरह हर झगड़े के बाद हमारे यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की अपील उठती है, उसी तरह सेनकाकुस द्वीप के कारण जापान और चीन में एक दूसरे के सामानों का बायकॉट करने की होड़ लगती है। इन दिनों अगर आप चीन में जापानी टोयोटा गाड़ी लेकर घूमते दिख गए तो मुमकिन है कि आपको पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाए। इस नफरत का कारण एक द्वीप या द्वीप से जुड़ा विवाद भर नहीं है। इसके पीछे का मनोविज्ञान दशकों पुरानी उस रंजिश से जुड़ा है जिसके एक अध्याय का हमने आपको बिल्कुल शुरुआत में वर्णन किया। और ऐसा नहीं कि बुरी अतीत वाले सारे देश आज भी इतिहास तले दबे हो। जर्मनी और फ्रांस को देखिए। नाजी जर्मनी ने फ्रांस को तबाह कर दिया, लेकिन अब दोनों मुल्क पक्के दोस्त हैं। यही हाल जापान और अमेरिका का है। दुनिया में आज तक 2 ही बार न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए गए। दोनों का निशाना जापान बना, बम गिराया था अमेरिका ने, लेकिन आज दोनों मुल्क पार्टनर हैं। सवाल यह है कि आप इतिहास में कितना पीछे जाएंगे। मध्यकालीन और साम्राज्यवादी दौर की दुश्मनी को कब तक ढोएंगे। सैकड़ों साल पहले का भूगोल उठाकर कब तक वर्तमान में जंग छिड़ेंगे। ये था आज की दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी है जर्मनी से। यहाँ स्टटगार्ट शहर में बड़ा हंगामा हुआ। हंगामे की वजह बनी पुलिस द्वारा की गई छापेमारी। इसका मकसद था ड्रग्स लेने वालों की धरपकड़ करना। पुलिस की रेड डालने के बाद शहर में टेंशन बढ़ा। टेंशन के बाद दंगे जैसे हालात हो गए। सैकड़ों लोगों ने मिलकर उत्पात मचाया और भीड़ के हाथों हुई हिंसा में लगभग 19 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दूसरी सुर्खी रूस से है। रूस में हर साल विक्ट्री परेड निकलती है। इस परेड का इतिहास जुड़ा है दूसरे विश्व युद्ध में हुई सोवियत संघ की जीत से। इस बरस इस जीत के 75 साल पूरे हुए। ये परेड वैसे तो 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसकी तारीख बढ़ा दी गई। परेड में हिस्सा लेने भारत की तरफ से मॉस्को पहुंचे हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन के भी कई मंत्री इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, लेकिन हालिया तल्खियों कारण राजनाथ सिंह किसी चीनी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। तीसरी सुर्खी है अमेरिका से। यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक दिलचस्प हादसा हुआ यह कि 20 जून को ट्रंप की एक चुनावी रैली थी। कहाँ पर? ओक्लाहोमा प्रांत के टल्सा शहर में। ट्रंप और उनकी टीम दावा कर रही थी कि लाखों लोग रैली के लिए टिकट बुक कर चुके हैं, लेकिन जब रैली हुई तो केवल 6000 लोग पहुंचे। पता चला कि ट्रंप टिकटॉक पर चले एक कैंपेन का शिकार हो गए। इस कैंपेन के तहत लोगों ने बढ़ चढ़कर एडवांस बुकिंग करवाई, लेकिन रैली में नहीं गए। अब इस फ्लॉप रैली के कारण ट्रंप अपनी कैंपेन मैनेजर ब्रैड पारस्केल पर बिफरे हुए हैं। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तारीख। आज की तारीख है 22 जून और इसका इतिहास जुड़ा है विज्ञान बनाम धर्म की एक कुख्यात लड़ाई से। वो लड़ाई जिसका शिकार हुए इटली के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ गैलीलियो गैलीली। आज से 387 साल पहले
उन्हें जेल में डाल दिया गया था। गैलीलियो का अपराध क्या था? 2 अपराध थे। एक तो यह कि वो गलत दौर में पैदा हुए, अगर ये अपराध है तो, और दूसरा अपराध ये कि उन्होंने कह दिया कि धरती और चंद्रमा सूर्य के चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो ने ये बात तुक्के में नहीं कही थी। अपने बनाए दूरबीन के सहारे महीनों चांद, धरती और सूरज की चाल ढाल को पढ़ने के बाद, गुणा गणित लगाने के बाद उन्होंने पाया कि सारे ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। ये खोज ईश निंदा मानी गई, क्योंकि चर्च ये मानता था कि धरती यूनिवर्स का सेंटर है और सारे ग्रह, सूरज सब धरती का चक्कर लगाते हैं। ऐसे में जब गैलीलियो ने नई बात कही, विज्ञान सम्मत तथ्य आधारित बात कही, तो चर्च ने गैलीलियो को तलब किया। गैलीलियो ने चर्च के सामने अपनी दलीलें रखी, लेकिन धर्म के मूर्ख ठेकेदारों को विज्ञान स्वीकार नहीं होता। उन्होंने गैलीलियो को गुनहगार माना और आज ही के दिन यानी 22 जून 1633 को चर्च ने गैलीलियो को कैद करने की सज़ा सुनाई। ये दिन गैलीलियो के 77 साल लंबे जीवन का आखिरी आज़ाद दिन था। जनवरी 1642 में नज़रबंदी के दौरान ही उनकी मौत हो गई। गैलीलियो के साथ जो हुआ वो पोप और उनकी वेटिकन सत्ता के हाथों हुए अनगिनत अपराधों में से एक है। ये अपराध अब भी चर्च का पीछा करते हैं। शायद इसलिए करीब 3 सदी बाद साल 1992 में वेटिकन ने अपनी भूल मानी। उसने कहा कि गैलीलियो के मामले में गलती हुई। अब तो वेटिकन इतना उदारवादी हो गया है कि पोप बेनेडिक्ट ये भी कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वेटिकन में आए बदलावों पर एक प्यारी सी फिल्म है, द 2 पोप्स। आपको समय मिले तो ज़रूर देखिएगा और हमेशा याद रखिए, विज्ञान वो है जो इंसान अपने तथ्यों, तर्कों और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर अर्जित करता है ताकि दुनिया का भला हो, एवोल्यूशन के क्रम में हम आगे बढ़ें। और जो सारे कूपमंडूक लोग विज्ञान का विरोध करते हैं, उनकी मंशा आपको मूर्ख बनाए रखने की होती है। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुक्रिया।